साथ भारत आया था और उसके दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी हो जाएगा जो है, ठीक है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार उतबी था, ठीक है। अगला है, उतबी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम किताबुल यामनी। किताबुल यामनी के लेखक उतबी हो जाएंगे और किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये स्टार्टिंग में जिस समय हम लोग पिछले बार मेंस के टाइम में जो है बड़ी कन्फ्यूजन होता था, किताबुल यामनी पहली बार सेट में आया था, लगभग लोग का गलती होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किताबुल यामनी के लेखक उतबी हो जाएंगे और किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी। और ये भी कन्फ्यूजन करके आ जाता है कि महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो सब तो इतिहासकार ही हैं, ठीक है। अल-बरूनी आपको ऑप्शन में दिखेगा, उतबी दिखेगा, फारूकी इस तरह का बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन तो ये ध्यान रखना है कि दरबारी इतिहासकार कौन होंगे? उतबी होंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का जो है राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक हुआ था? देखिए, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके समय में? सर्वाधिक एमबीटी के समय में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और ये सर्वाधिक विस्तार के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है रक्त पिपासु शासक के उपनाम से भी जाना जाता है, या फिर पागल या सनकी शासक के नाम से भी जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था, इतना ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है मनियारों का राजकुमार जो है, मनियारों का राजकुमार किस शासक को कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है मनियारों का राजकुमार, ठीक है। अगला है, किस मुगल शासक के समय में जो है मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? ये बताइएगा, किस मुगल शासक के काल में जो है सर्वाधिक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ था? तो वो औरंगजेब के काल में हुआ था। औरंगजेब के काल में बताइएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। बताइए, अनुवाद विभाग का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। बताइए, एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक जिसे जो है बदायूनी के द्वारा इस्लाम विरोधी कहा गया है, तो अकबर को ही इस्लाम विरोधी शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगला बताइए, हजारा राम मंदिर जो है किस विजयनगर शासक के काल में बना था? हजारा राम मंदिर या फिर विट्ठल स्वामी मंदिर जो है ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो ये कृष्णदेव राय हो जाएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। और कृष्णदेव राय का जो है संबंध किस वंश से था? कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश था। चारों वंश में पहला वंश कौन था? संगम, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब और चौथा अराबीडू। तो इसको एक क्रम में ये भी याद रखना है, संगम, सालुब, तुलुब, अराबीडू। और ये चारों वंश में से जो है विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय बहुत फेमस शासक थे, और फेमस थे तो किस वंश का था ये बताना है। गलत हो गया, तुलुब वंश के ये महान शासक थे। ध्यान रखना, किस वंश के संस्थापक शासक थे? ये तुलुब वंश के शासक थे, ठीक है। और संगम वंश बताइए, चारों वंश के संस्थापक एक बार बता दीजिएगा। संगम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? हरिहर बुक्का हो जाएंगे, सही है। अपने पिता के नाम पे जो है संगम के नाम पे जो है संगम वंश का स्थापना किया था। दूसरा चीज है, दूसरे वंश जो है संगम के बाद सालुब वंश के संस्थापक क्या हुआ? सालुब वंश के संस्थापक जो है सालुब नरसिंह होंगे, सही है, सालुब नरसिंह। और तुलुब वंश के संस्थापक कौन होंगे? वीर नरसिंह होंगे। और चौथा अराबीडू वंश के संस्थापक कौन होंगे? तिरुमल होंगे। अराबीडू के संस्थापक कौन? तिरुमल। और इसकी राजधानी कहाँ था? तो पेनुकोंडा। अराबीडू का राजधानी पेनुकोंडा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग लगता है यूट्यूब वाला वीडियो नहीं देखते हैं सभी लोग। परसों का टॉपिक ही था विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था लगभग सारा क्वेश्चन उसमें कंप्लीट था। तो एक बार कोशिश करिए, आप जो पढ़ रहे हैं 1-2 बार देखिएगा, यदि कहीं सुनने को मिलेगा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य में जैसे एक ट्रिक भी बताए थे उस दिन, सास तू आ, ठीक है। ऐसे सास तू आ का मतलब सास से हो जाता है संगम वंश, दूसरा से सालुब हो जाता है, ठीक है। सास तू से तुलुब हो जाता है, आ से अराबीडू वंश। ऐसे ट्रिक करके भी याद रख सकते हैं, नहीं तो 2-4 बार बोलिएगा अपने आ जाएगा, संगम, सालुब, तुलुब, अराबीडू, ठीक है। यानी पहले इसमें भी कन्फ्यूजन होता है कि पहले संगम के बाद सालुब होगा कि तुलुब होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले दोनों 100 वाला आएगा, संगम, सालुब, फिर तुलुब, अराबीडू। विजयनगर साम्राज्य के में जो है ये कृष्णदेव राय के द्वारा 2 पुस्तक का रचना किया गया था, एक अमुक्त माल्याद और दूसरा जामवती कल्याणन। तो अमुक्त माल्याद जो था ये किस भाषा में था? तो
तेलुगु भाषा में था। जान लीजिए विजयनगर साम्राज्य का जो है भाषा, राजभाषा कौन सा था, तो वो तेलुगु भाषा ही था। इसीलिए जो है अमुक्तमाल्याद की रचना जो है किस भाषा में, तेलुगु में। और जामवती कल्याणम का रचना जो है किस भाषा में, संस्कृत में। बोलने से ही लगता है जामवती कल्याणम, मौ हलंत जब ये आ गया तो लगभग से हलंत वाला संस्कृत में जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जामवती कल्याणम किस भाषा में होगा, संस्कृत भाषा में होगा। अगला है, किसके शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। जहांगीर के शासनकाल में था मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे था। अगला बताएगा, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 में। किसके द्वारा, पैगंबर मोहम्मद साहब। और किस यात्रा के दौरान हुआ था, मक्का से मदीना की यात्रा के दौरान। अगला है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट जो है विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों से निर्मित है। मोहनजोदड़ो के जो है विशाल स्नानागार का जो है इसका छत जो है कितने स्तंभों पर आश्रित है, यानी स्तंभ का मतलब पिलर हुआ, ठीक है, जो कितना पिलर पे आश्रित है। जो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो से यानी कि जो है हड़प्पा सभ्यता से सबसे बड़ा जो है स्मारक की बात यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा जगह का तो बृहत स्नानागार ही है, जो कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में भी ये कितने स्तंभ पे बना हुआ है, तो 20 स्तंभ हो जाएगा, ठीक है, 20 स्तंभ से। अगला है, मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जनजाति कौन थी। कृषक जनजाति जो है मेगास्थनीज के अनुसार जो है दूसरी भारतीय जनजाति कृषक थी। और मेगास्थनीज के अनुसार जो है भारतीयों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, भारतीय जाति को 7 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। और जो है इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। और इसमें जो है कितने अधिकरण और प्रकरणों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जो है कितने अधिकरण और प्रकरण में, तो 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में। ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में बांटा गया है। अगला है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो है जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध कौन सा है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो है जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध कौन सा है, तो असत्य है, यानी झूठ नहीं बोलना, एक तरह सीधा समझिए, ठीक है। तो असत्य को माना है दूसरा निषेध। अगला, किस सातवाहन शासक ने जो है शक छत्रप नहपान के सिक्कों को पुनः जारी किया था। ये सातवाहन शासक था, तो कौन सा था इसका नाम बताना है। तो बहुत एक ही को तो पॉपुलर रहा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किस सातवाहन शासक ने शक छत्रप नहपान के सिक्कों को जो है पुनः जारी किया था, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखिए, कौन से वंश के शासक जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे। आप लोग पक्का जो है ना, यहाँ के बाहर वाले जितने लोग हैं लगभग यूट्यूब का या फिर टेस्ट सीरीज का सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन आप लोग में किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। बता रहे, कल के जो परसों टेस्ट सीरीज अभी भी लाइव है, जिस समय एप्लीकेशन पे जाएंगे वहाँ पे टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें एक बीच में ही ये क्वेश्चन था और एग्जाम में कई बार पूछा गया, हमें लगता है यहाँ के टेस्ट में भी जरूर आया होगा, लुसेंट में भी है हेडलाइन में ये, किस वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, तो सिसोदिया वंश के। आज जाइएगा, कल वाला डिस्कशन का वीडियो सभी लोग देखिएगा, ठीक है। सिसोदिया वंश के शासक जो है अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। तो किस उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, तो जवालोपनिषद हो जाएगा। जवालोपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला है, संगम काल के किस साहित्य से जो है संगम कालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है। मणि मैखले हो जाएगा। मणि मैखले के लेखक है शीतले सतनार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणि मैखले के लेखक कौन है, शीतले सतनार, ठीक है। और ये मणि मैखले पुस्तक से जो है संगम कालीन चित्रकला के बारे में जानकारी मिलती है। अगला बताइएगा, भारत में सती प्रथा उन्मूलन के में जो है किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा या भूमिका रहा। सती प्रथा, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, जो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में किया गया था। और उस समय भारत के जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे, जो 1833 के अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे ये। इससे पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल था ना। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, किस एक्ट के तहत, तो 1833 के एक्ट के तहत। और 1828 से लेकर 1835 तक कौन रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ही रहे हैं, ठीक है।
इसी में जो है 1828 में सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ ही 1815 में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया है। आत्मीय सभा का स्थापना कब? 1815 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और आगे चलकर जो है आत्मीय सभा का ही नाम बदलकर ब्रह्म समाज जो है किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। आगे चल के जो है फिर ब्रह्म समाज में भी बंटवारा हो जाता है, जो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन होते हैं, जो 1867 में। ठीक है, अगला बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके कार्यकाल में हुआ था? किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। ये फिर जो है राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किनके मन का उपज था? कई दिन बोले हैं, तो लॉर्ड डफरिन के मन का उपज था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। याद होता है कि नहीं, कि ऐसे ही फालतू में हम बोल लेते हैं, जवाब नहीं मिलता है ना। ठीक है, थोड़ा सा सुनिए, बार बार सुना करिए, ये सब यही है मेन है हिस्ट्री। और हिस्ट्री पॉलिटी पे यदि पकड़ हो गया तो ऐसा ही आसानी से बन जाएगा, ये जान लीजिए। नहीं पकड़ होगा, सभी लोग को दिक्कत यहीं पर है। थोड़ा सा जवाब नहीं निकल रहा, सबके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि हम लोग कमजोर हैं, इसके लिए हम लोग को यहाँ छोड़ दिया गया, बाकी इसमें से छांट के निकाल दिया। ऐसा नहीं अच्छा, इसमें कमजोर लोग को छोड़े हैं? ऐसा तो नहीं है, कमजोर लोग को नहीं छोड़े हैं। ठीक है, आज के तो एकदम ठीक है ना। तब देखिए, पवन जी इधर आएंगे ठीक रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, हम जानते हैं बैच को जो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना जरूरी था, क्योंकि होता कि एक जगह जो है सभी अच्छे स्टूडेंट ही रहेंगे, तो जो कमज़ोर होते हैं ना वो उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उनका तैयारी इंक्रीज नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, वो हमेशा डिमोशन में रह जाएंगे, देखने में यही लगेगा कि चलो नहीं। तो यहाँ पे आपके बीच में जो है बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेंस से छट के आए, फिर मेंस से नहीं समझिए मेरिट से छट के आए हैं, ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, इसलिए पैसेंस रखिए। रामलाल जी हैं जो इस बैच के कोऑर्डिनेटर के तौर पे ही हैं, इनका आगे KVS का एग्ज़ाम भी है, जिस वजह से तो ये जान लीजिए कि आज के टॉपर भी हमें लगता है यही होंगे। ठीक है, कल भी यही थे, तो ऐसा नहीं है कि टॉपर को छांट के उधर रख दिए है। ठीक है, कम इसलिए कर दिए कि देखिए कम है तो अभी सभी लोग शांति से हैं, ज़्यादा लोग हो जाते हैं पता चलता है पीछे तक रहते हैं, पीछे आवाज़ बात करते रहते हैं, तो कॉन्शस नहीं हो पाते हैं। और ज़रूरी भी था क्या कि जो नए लोग आते थे इतना लोग को देख के सोचते थे हम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसलिए आना ही छोड़ देते थे। तो बहुत कुछ को देख के किया गया है, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। ये डिप्रेशन में नहीं रहना है कि सब बढ़िया बढ़िया लोग को छांट दिया गया है। ठीक, आप सभी बढ़िया है, अपने आप को कोशिश करिए बढ़िया बनाने का। ठीक है, सब अच्छे ही होते हैं, खराब नहीं होते हैं। मेहनत करिएगा, उनसे आगे निकल जाइएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आगे हैं उनके मन में यही चीज़ रहता है, हमें पीछे करने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो पीछे है उनके मन में ये चीज़ होना चाहिए कि हमसे आगे इतना है, इसलिए हम मेहनत उतना ज़्यादा करें कि उनसे आगे निकल सके। ये बात सोच के मेहनत कीजिए। ठीक है, टॉपर बन जाने के बाद क्या है, आप जाएंगे क्वेश्चन रख देंगे, सोचे हमको सब आगे करता है, सब सही होगा, क्या देखेंगे उसको। ठीक है, इसीलिए कोशिश करिए कि जो अगर पीछे हुए हैं तो किसी न किसी कारणवश से हैं, थोड़ा मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। अगला बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है कब अध्यक्षता किया गया था? 1887 हो जाएगा, 85, 86, 87, यानी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? तीसरा की बात करें मद्रास अधिवेशन हो जाएगा, और चौथा होगा इलाहाबाद 88 में, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे जॉर्ज यूले। अगला बताइए, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो है अब्दुल बारी का संबंध किस स्कूल से था? हाँ, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे अब्दुल बारी, इनका संबंध जो है किस स्कूल से था? एक फिरंगी महल स्कूल से संबंधित थे, ये फिरंगी महल स्कूल। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, अगला बताइए, भारत का विभाजन का प्लान जो है किसके द्वारा हुआ था? तो माउंटबेटन, जो कि कब घोषणा हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का जो है घोषणा हुआ था, जिसके तहत भारत विभाजन की बात कही गई थी। अगला, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला मैडम भिखाजी कामा, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा को। और ये झंडा कब फहराए थे? 1907 में। कहाँ? स्टुटगार्ट में फहराए थे। ठीक है, जो स्टुटगार्ट ये किस देश का शहर है? जर्मनी का शहर है। ठीक है,
अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी में जो है जनरल डायर की हत्या किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा। कब? 1940 में। ठीक है, अगला बताइएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1946 में हुआ था नौसेना विद्रोह, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? एमएस खान नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता एमएस खान के साथ साथ मदन सिंह थे, दो व्यक्ति थे, एमएस खान एवं मदन सिंह। अगला है भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है? नगर पालिकाओं से संबंधित है, और ये जो इसमें कुल कितना विषय है? 18 विषय है, और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से, और इसमें विषयों की संख्या 29 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा यदि भारत संघ को जो है एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूचियों में संशोधन अनिवार्य है? तो पहली अनुसूची में, यानी कहने का मतलब किसी भी राज्य का निर्माण यदि करेंगे तो किस अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा? तो पहला अनुसूची में, क्योंकि पहले अनुसूची में आप जानते हैं क्या है? नहीं, राज्य एवं उसके जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, उसके नामों का उल्लेख मिलता है, तो पहला अनुसूची में। तो जब उसमें संशोधन नहीं करेंगे तो फिर उसका नाम इंक्लूड कैसे करेंगे? तो यह ध्यान रखिएगा, संशोधन जब यदि कोई राज्य बनेगा तो पहला अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य है। अगला है संविधान का जो है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो ये वर्गीय मताधिकार का आधार था, वर्गीय मताधिकार का, जो कि कितने आबादी पर एक सीट था? 10 लाख पर एक सीट था। ठीक है, अगला बताइए संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1946 में। 1946 में चुनाव संपन्न हुआ था। अगला बताइए भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम अधिवेशन। अगला संविधान सभा का जो है प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? दिल्ली में, और इसमें कुल कितने लोग भाग लिए थे? हम कितना दिन बताए हैं, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 लोग भाग लिए थे। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है कितना लोग भाग लिए थे? तो 78 + 1 यानी टोटल 79 था। महात्मा गांधी को लगाकर 79, और ऐसे 78 अनुयायी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहता है कि महात्मा गांधी ने अपने कुल कितने अनुयायियों के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किए थे? तो स्टार्ट किए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है 78 अनुयायियों, ये कंफ्यूज करके 79 नहीं करना है। अगर महात्मा गांधी कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायी थे, एक तो महात्मा गांधी थे, तो टोटल व्यक्ति अगर पूछा जाए उस आंदोलन में कितने व्यक्ति थे तो 79 हो जाएगा। ठीक है, और अभी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये संविधान सभा का प्रथम बैठक में कुल कितने लोग भाग लिए थे? 211 लोग भाग लिए थे। उसमें महिलाओं की संख्या कितना था? तो 9 महिलाएं थी। ठीक है, और संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितना थी? तो 15 महिलाएं थी। ठीक है, प्रथम बैठक में 9, टोटल 211। अगला जो है संविधान सभा के उद्घाटन की अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा, बट इसके उपाध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? फ्रैंको एंथोनी को प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। चुना नहीं, मनोनीत किया गया था। जो कि किस व्यक्ति के द्वारा मनोनीत किया गया था? तो जो अध्यक्ष मनोनीत करता है उपाध्यक्ष को, सीधा समझिएगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है फ्रैंको एंथोनी को उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया था। बट आगे चल के जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दूसरे अधिवेशन जो 11 दिसंबर दूसरे बैठक में 11 दिसंबर 1946 को। और इसके साथ साथ ही संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? एस.सी. मुखर्जी, यानी हरीशचंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, बताइए भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, इसका पद किसके लिए होता है? सॉलिसिटर जनरल का ये ऑप्शन बेसिस आ जाता है। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है भारत का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? भारत का एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला बताइएगा वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों को लेखाकरण के लिए जो है जिम्मेदार होता है, यानी नियंत्रण करता है? तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है। ठीक है जी, कि कैग, कैग हो जाएगा। अगला जो है लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो कार्यपालिका के द्वारा जो जितने भी खर्च किए जाते हैं उस पर नियंत्रण करना जो काम होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। और ये कैग का रिपोर्ट जो है किसे सौंपा जाता है? लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। और इसलिए लोक लेखा समिति का काम होता है कि कैग जो रिपोर्ट तैयार करके दिया है क्या वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए जो है तो लोक लेखा समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। और मितव्ययता का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंजूस होता है ना। मितव्ययता जो है इसका मतलब कंजूस होता है। और कंजूस सीधा समझिए, मतलब कंजूसी करना कहने का मतलब क्या? जो जरूरत का खर्च है, कंजूस उसे नहीं कहा जाता है जो जरूरत के खर्च को
ना करे, जो जरूरत के खर्च को भी नहीं करने वाले व्यक्ति, उसे कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पे अस्थायी मितव्ययता समिति इसलिए लोक लेखा समिति को कहा जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा खर्च किया गया है उस खर्च को बंद किया जाए। ये एक्स्ट्रा खर्च क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह होता है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी तरह से जो है कैग को भी हटाया जाता है। और जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो है संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। उसी तरह से कैग को हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत के साथ ही। अगला बताइएगा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? हवाई द्वीप को जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, ठीक है। अगला, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है लेह मनाली मार्ग। और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? आप लोग नहीं पढ़ते यार हैं। ठीक है, देखिए कितना दिन बताए हैं, ध्यान सुनिएगा, कम से कम ध्यान से ना, जरूर याद होगा। बारालच्चा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा। एक वर्ड बताते हैं, बरोसी करके याद रखिएगा। बरोसी, ब से बारालच्चा दर्रा, रो से रोहतांग, सी से सिपकिला, तीनों हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का जो है प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल चाहिए, इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगला बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोले हैं ग्रीनलैंड हो जाएगा। और द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और ये ग्रीनलैंड जो है किसके अधिकार क्षेत्र में आता है राजनीतिक दृष्टि से? ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से जो है अमेरिका। और ये देश किस देश का भाग है? तो नहीं, डेनमार्क के अधीन है। हाँ, यूरोप का आता है, जो कि डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। क्या हुआ? भौगोलिक स्थिति डेनमार्क हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि डेनमार्क के अधीन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में कि जो ये जो है क्या, हाँ, जो नहीं, ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो डेनमार्क के अधीन है। अगला बताइएगा, भारत में कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? 7% हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा जो है, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से जीव जो है अपघटक होते हैं? तो अपघटक जान लीजिए, जीवाणु को अपघटक के रूप में जाना जाता है। जीवाणु के साथ साथ कवक भी जो है ये भी अपघटक है। कवक भी देखते हैं ना, गोबर पे उगता है ना, ठीक है। तो इसीलिए कवक वो भी गोबर को अपघटित करने का काम करता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवाणु के साथ साथ कवक जो है अपघटक वर्ग में आते हैं। नहीं, देखिए उसमें याद रखिएगा, जो भी सब बताते हैं, जो भी सब्जी है ना जिसमें बीज होता है ना, फल आ जाता है। फल में मान लीजिए, जैसे टमाटर फल आता है। हाँ, ये सब पूछा हुआ। फल, हाँ, शकरकंद कहने का मतलब वो आलू का जो दूसरा रूप है ना, कंद जो होता है ना, हाँ, ठीक है। देखिए बहुत सारा इसमें ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, लोग देखते हैं भिंडी है तुरंत सोचते हैं सब्जी बनाते हैं, चलो मार देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसी में दिक्कत होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को बारीकी से, जो डायरेक्ट वे में दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा जरूर बारीकी से सोचिए, ठीक है। कंसेप्ट यही है कि जो भी बीज वाला सब्जी होगा ना उसको आप फल मानिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच जो है कौन सी रेखा है? कल भी बोले हैं, कल सारा रेखा बोले हैं, ठीक है। हम फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सा रेखा है? मैगिनॉट रेखा है, मैगिनॉट रेखा है। और मेन रहीम रेखा बताइएगा, रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेन रहीम रेखा है। इसके बाद बताइएगा हिंडनबर्ग रेखा किस किस के बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। और जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग को ही ऑर्डरनिस कहा जाता है, ऑर्डरनिस रेखा भी कहा जाता है, जर्मनी पोलैंड के बीच है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? जो कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गया है, ठीक है। तो कौन सा रेखा हो जाएगा? डुरांड रेखा हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके साथ साथ मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच है? भारत और चीन के बीच है। और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में। तो लगभग सब यही सब है, ठीक है। अगला बताइएगा, पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता यह किस आंदोलन का नारा था?
पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन का नारा था। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में कल बताए थे कि चिपको आंदोलन के जो है प्रणेता किसे माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में जो है उलट जाता है? तो तालाब में जो है जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है। ठीक है, क्या हुआ, क्या दिक्कत? नहीं, इसमें जो है छोड़ दीजिए ना, कर लेंगे आप। अगला बताइएगा कौन सी भूकंप तरंगे जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है? एल तरंगे होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होता है। और एल तरंगे का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? HD लव के द्वारा किया गया था। HD लव के द्वारा जो है एल तरंगे का खोज, यानी एल या लव ही होता है, सीधा समझिए, उसी को नाम रख दिया था एल तरंगे शॉर्ट में। और ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होता है और इसका स्पीड जो होता है सबसे कम होता है, यानी जो सबसे स्लो होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अगला जो है बताइए सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। और ये प्रश्न जो है SI प्री में 2446 वाला में पूछा था, सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, अगला बताइएगा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है एडा का स्थापना कब हुआ था? एडा का स्थापना 2000 नहीं होगा? 19 अप्रैल, ठीक तो है। एडा स्थापना 19 अप्रैल 2000 में हुआ था। ठीक है, जो कि किस समिति के सिफारिश पर एडा का स्थापना हुआ है? एडा का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ है? मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर हुआ है, मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर। अगला बताइएगा भारत में इक्विटी बाजार पर नियंत्रण जो है किसका होता है, किस संस्था का होता है? सेबी का होता है। और सेबी का स्थापना कब हुआ है? सेबी का स्थापना 88 में हुआ है और इसे मान्यता प्राप्त जो है 92 में हुआ, 1992 में हुआ। वैधानिक दर्जा जो है 1992 में प्राप्त हुआ है। अगला बताइएगा NHB यानी राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब? 1982 में होगा। NHB का स्थापना 1988 होगा, 1988 हो जाएगा। NHB का स्थापना 1988, जो कि 9 जुलाई 1988। अगला बताइए H1B वीजा का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका का वीजा हो जाएगा। ठीक है, बताइए महासागरों एवं सागरों के जल तल में जो है चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो ज्वार भाटा कहा जाता है, ये चक्रवात कहा जाता है उसे। ठीक है, हाँ, ज्वार भाटा भी पृथ्वी और चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है। ठीक है, और महासागरों एवं सागरों के जल तल में जो है चंद्रमा तथा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न जो है ज्वार भाटा सही होगा, चक्रवात बोला गया, ज्वार भाटा ही सही होगा। और उत्तरी गोलार्ध में प्रति जो है दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणावर्त वायुमंडलीय संचरण क्या कहलाता है? यानी देखिए चक्रवात में होता है ना कि उत्तरी गोलार्ध में जो है यानी ऊपर में जो है राइट यानी दक्षिणावर्त यदि घूमेगा तो वो क्या कहलाएगा? चक्रवात होता है। और प्रति चक्रवात में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। ठीक है, वामावर्त बोलते हैं। अगला बताएगा विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जून या जुलाई? 1 जून को जो है प्रतिवर्ष दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 1 जुलाई को GST दिवस के साथ साथ डॉक्टर्स डे भी ना, 1 जुलाई को ही है ना डॉक्टर्स डे। और इसके साथ साथ SBI का स्थापना दिवस 1 जुलाई ही होगा। दुग्ध दिवस 1 जून हो जाएगा, बाकी जुलाई में बताए डॉक्टर्स डे हो जाएगा। इसके साथ साथ SBI का स्थापना दिवस हो जाएगा, GST का स्थापना दिवस भी हो जाएगा 1 जुलाई। अगला बताइएगा किन्हीं दो पक्षों के बीच जो है लिखित आर्थिक समझौते के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं नहीं कहा जाता है किसी दो पक्ष के बीच समझौता जो होता है ना, अगर उसका लिखित समझौता होता है तो कहता नहीं है कि बॉन्ड पेपर बना लीजिए, हिंदी में बंध पत्र कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पेपर यानी बंध पत्र। अगला बताइएगा यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर मुद्रास्फीति हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर घाटा में चल रहा है बजट की स्थिति, उसको नोट छाप के यदि हम कर रहे हैं उसको भरपाई, तो मुद्रास्फीति हो जाएगा, यानी मुद्रा का वैल्यू ही गिर जाएगा। ठीक है, अगला बताइए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है उसे पारिस्थितिक कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है, शतरंज सही है। भाग्यश्री थिप्से का संबंध जो है शतरंज से हो जाएगा।
देखिए किंग्स कप का संबंध किस खेल से है? वायुयान रेसिंग। देखिए किंग्स कप जब ये बोलते हैं घुड़दौड़ आ जाता है मन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वायुयान रेस से है किंग्स कप का संबंध। तो चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके कारण होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। जो चूने की पुताई यदि करते हैं तो चमक जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। बताइए नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी कहलाता है नींद का अध्ययन। और स्वप्न का अध्ययन बताइएगा? ऑनिरोलॉजी होता है। स्वप्न का अध्ययन ऑनिरोलॉजी होता है। अगर याद करना हो तो देखिए, जब नींद नहीं आता है ना, सीधा सीधा समझिए उस समय लोग ख्वाब देखता है, होता है ना कि सोच मन में आता है ना सोचने की हम ये करेंगे वो करेंगे, तो नींद नहीं। इससे ध्यान रखिएगा, ऑनिरो बोलते हैं तो आनिंदो बोल सकते हैं। आनिंद मतलब समझ रहे हैं ना, आनिरोलॉजी। ऑनिरोलॉजी जो होता है वो सिर्फ स्वप्न का अध्ययन होता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी होता है। मनुष्य की सुंदरता का अध्ययन बताइए, कैलोलॉजी होता है। और वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जिरेंटोलॉजी कहलाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन जो है जिरेंटोलॉजी कहलाता है। और इसके साथ साथ ये बताइएगा, वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा कौन सी है? सिस्टेरीन, ठीक है। वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा जो है सिस्टेरीन हो जाएगी, सिस्टेरीन, ठीक है। अगला बताइएगा, बिजली की घंटी में जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में किस प्रभाव का? तो चुंबकीय प्रभाव का। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा? ऑरस्टेड के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अगला जो है हड्डियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मधुमक्खी पालन बताया क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन, ठीक है। मछली पालन बताइए, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, एपी और पीसी होता भी है किन्हीं को, नहीं होता है। ध्यान रखिए, हम बता देते हैं, याद थोड़ा सा फनी है, ठीक है। जैसे मधुमक्खी पालन बोलते हैं, मधुमक्खी से क्या मिलता है? मौज यानी शहद बोलते हैं ना। उसका काम किस लिए हम लोग करते हैं? पीने के लिए करते हैं ना। तो एपी कल्चर मतलब समझ रहे, ए ये ले पी मतलब नहीं बोलते हैं, जैसे इसको पीना है तो एपी हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ध्यान रखिएगा, अगर मत्स्य पालन की बात करें तो क्या हो जाएगा? पीसी से याद रखना है, पीसने की बात याद आ जाएगा ना। मछली बनाने के लिए मसाला पीस के देते हैं तो थोड़ा टेस्टी होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो जाएगा, ठीक है। और मछली पालन जहाँ पे किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एक्वारियम कहा जाता है, एक्वारियम कहा जाता है। ये इंग्लिश का वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, एक्वारियम, ठीक है। अगला बताइएगा, हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा जो है रक्त पहुँचाया जाता है? क्या? कोरोनरी धमनी, ठीक है, ठीक। कोरोनरी धमनी के द्वारा जो हृदय पेशियों को जो है रक्त पहुँचाया जाता है। अगला बताइएगा, ऑस्टियोमलेशिया जो है किस अंग का रोग है? तो हड्डी का रोग है, यानी कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। बताइए विटामिन का खोज जो है किसके द्वारा? फंक के द्वारा कब किया गया था? 1911 में, ठीक है। बताइएगा विटामिन ए का खोजकर्ता मैकुलन हो जाएगा। विटामिन एक जो है ए का रासायनिक नाम बताना है क्या? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? ठीक है, गाजर हो जाएगा, ठीक है, हाँ। अगला बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम? थायमिन हो जाएगा। B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन हो जाएगा। B3 बताइएगा? B3 नियासिन हो जाएगा। और B5 बताइएगा? पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा। B6 बताइएगा? पायरिडॉक्सिन B6 हो जाएगा। B7 बताइएगा? बायोटिन हो जाएगा, ठीक है। BH विटामिन H बताइएगा? विटामिन H बोले हैं, हाँ। विटामिन H का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन होगा। और याद कैसे करना है इस बात को समझ लीजिएगा। विटामिन B7 बोले, ध्यान रखिएगा, विटामिन B7, तो B7 यानी 7वां स्थान हो गया। और H बोलते H का अल्फाबेटिकल 8वां होता है। लेकिन A तो अलग है ना, B1 B2 किया है तो A तो 7 1 8 हो जाता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो विटामिन ये इधर जो है H बोले, विटामिन B7 और विटामिन H दोनों का रासायनिक नाम बायोटिन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें, दोनों इसी का है, बायोटिन। अगला है विटामिन B9 का रासायनिक नाम? फॉलिक एसिड हो जाएगा। विटामिन B11 का रासायनिक नाम? विटामिन B11
कोबालामिन नहीं होता, 12 का होता एक मिनट विटामिन B11 है। आप बताते हैं विटामिन B9 और B11 दोनों का फॉलिक एसिड ही होता है, बता रहे विटामिन B9 और B11 दोनों फॉलिक एसिड। और इसके बाद विटामिन B12 जिसमें ये साइनोकोबालामिन हो जाएगा। और साइनोकोबालामिन यानी कोबाल्ट से ही बना है कोबालामिन। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि किस एकमात्र विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। देखा मछली के कॉड तेल जो है लीवर से कौन सा विटामिन पाया जाता है कॉड तेल में, तो विटामिन A और D दोनों देता है। ठीक है, तो कॉड तेल में जो है मछली कॉड तेल में A और D दोनों पाया जाता है। इसके साथ साथ बताएगा किस विटामिन को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन ई को जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। और ब्यूटी बोन के नाम से किसे जाना जाता है, ब्यूटी बोन के नाम से किसे जाना जाता है, सुंदरता का जो है ब्यूटी बोन का मतलब है कॉलर बोन होता है, इसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। कॉलर बोन ये होता है ना, ये हड्डी दोनों साइड से जो हंसिया का आकार का होता है, इसे ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। अगला बताएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका के प्रवेश का तत्कालिक कारण क्या था। जापान जहाज डूबा था। ठीक है, जापान पर जो है पर्ल हार्बर पर, हाँ ठीक है, पर्ल हार्बर पर जो बमबारी किया था जापान, इसके कारण अमेरिका का प्रवेश हुआ था, ये तत्कालिक कारण यही था। अगला बताइए किस एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अमर्त्य सेन हो जाए। अब एक भारतीय मूल के है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय मूल के जो है किस वैज्ञानिक को किसको मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल, तो अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। जो कब मिला था, 2020 वाला में मिला था ना, 2020 वाला मिला था अभिजीत बनर्जी को। अगला बताइएगा भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार कौन सा है। भारत रत्न जिसकी स्थापना किस वर्ष से हुआ था, 1954 में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा जो है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, तो स्पष्ट ही है किस देश का न्यूज एजेंसी होगा, चीन का ही होगा। अगला नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है, हम क्या पूछ लिए, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कोच्चि में स्थित है। ठीक है, ये गरुड़ युद्धाभ्यास नहीं बोल रहे हैं जो भारत इंडोनेशिया के बीच बोलेंगे। ठीक है, अगला बताइएगा फुटबॉल का खेल जो है यूरोपीय देशों में किस नाम से लोकप्रिय है, यानी फुटबॉल खेल को जो है यूरोप के देशों में जो है किस नाम से लोकप्रिय है, या फिर ये एक कप का भी नाम है जिस जो फुटबॉल कप से ही संबंधित है। बिल्कुल गलत है, सॉकर कप। और यूरोप के देशों में जो है इसे सॉकर के नाम से ही फुटबॉल खेल को जाना जाता है। ठीक है, पॉपुलर है। अगला बताइएगा टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर, भागीरथी नदी पर, किस राज्य में है, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम किसने जन स्वरूप प्रदान किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है सर्वप्रथम किसने जन स्वरूप प्रदान किया था, गलत है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है जन स्वरूप प्रदान किया गया था। और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी का पहला जन भाषण कहाँ दिया गया था, महात्मा गांधी का पहला जन भाषण कहाँ दिया गया था, वाराणसी में दिया गया था, वाराणसी में। और बताइए भारत की सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि भारत की स्वास्थ्य राजधानी किसे कहा जाता है, तो भारत चेन्नई को जो है भारत की स्वास्थ्य राजधानी कहा जाता है। और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के साथ साथ भारत की राजनीतिक राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, ये चारों ध्यान रखिएगा। सांस्कृतिक बोलेंगे तो वाराणसी, स्वास्थ्य की बात करें चेन्नई, वित्तीय की बात करें मुंबई, और राजनीतिक में तो नई दिल्ली, सभी लोग को पता है। अगला बताइएगा किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज के द्वारा 1828 के बाद 29 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ठीक है, और ये जो है सती प्रथा को जो है अंत जो है किस अंततः जो है 1843 में किसके द्वारा समाप्त किया गया था, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 में। अगला बताए स्पिग्मो मैनोमीटर क्या मापता है, ठीक है, रक्तदाब मापने का काम स्पिग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला बताए रडार का आविष्कारक, रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा रडार के आविष्कारक। अगला बताएगा भारतीय कंप्यूटर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक कौन थे, इनका नाम जो है साउथ मूवी में अक्सर देखने को मिलता होगा, नारायण मूर्ति। बिल्कुल सही है, नारायण मूर्ति है इन्फोसिस कंपनी के जो है संस्थापक है। कंप्यूटर का कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति हो जाएंगे।
ब्रिटेन के राष्ट्रपति नहीं दमान में है अभी हाँ, नारायण मूर्ति के दामाद। अच्छा हाँ, अच्छा ऋषि सुनाक जी, हाँ भारतीय मूल के ऋषि सुनाक जी, ठीक है, नारायण मूर्ति के दामाद। अगला बताएगा किस संगठन ने सती प्रथा पर, हो ही गया अभी। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम रोडेशिया हो जाएगा। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या होगा? रोडेशिया हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएगा चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को। अगला बताएगा कौन सा रेलवे जोन सबसे छोटा रेलवे जोन है? सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जो है मालेगांव जिसका मुख्यालय है, ठीक है। बताएगा सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है बारदोली आंदोलन कब हुआ था? देखिए ना, बहुत इतना पॉपुलर है, आप सभी जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और ये बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? नहीं करते हैं तो क्या होगा? 1928 सही आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, ऐसे में क्या होता है जिनको कॉन्फिडेंस भी रहता है वैसे में भी गड़बड़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। 1928 हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला बताएगा 20 फरवरी 1947 को जो है ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है किस तिथि तक अंग्रेजों को जो है द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की गई थी? कब तक जो है अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? तो जून 1948 तक का लिया था। इटली का घोषणा था, बाद में जो है विंस्टन चर्चिल के बाद इटली आया था ना, तो इटली, हाँ, क्लेमेंट इटली यही कहा था कि हम जो है यदि हमें सपोर्ट किया जाए, अगर हमारी सरकार यदि बनती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए भारतीयों के द्वारा जो है उस चुनाव में क्लेमेंट इटली का सपोर्ट किया गया था, ठीक है। और उसका कहना भी था कि जून 48 तक छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले ही इटली के घोषणा के तहत जो है क्या कहते हैं इसको, माउंटबेटन को जो है लॉर्ड बेबेल के जगह पे जो माउंटबेटन को भेजा गया था यहाँ, तो इसलिए भेजा गया था कि भारत को स्वतंत्रता के लिए है। और इसीलिए माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का जो प्लान था, माउंटबेटन योजना। अगला बताएगा मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री करता है, यानी प्रधान, देखिए सबसे बड़ी बात है उसका काम राष्ट्रपति का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है कि कौन क्या मंत्री, कौन किसको कौन सा मंत्रालय देना है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। अगला बताएगा संविधान के किस अनुच्छेद में जो सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्राप्त है? 371 के चौ के अकॉर्डिंग है, 371 के चौ के अकॉर्डिंग जो है सिक्किम राज्य को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? ठीक है, अब हाँ दोनों में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों बोले तो 14, लेकिन अब 12 ही है, ठीक है। 2 को जो है खारिज करने की बात कही गई है, लेकिन पूर्णतः कहीं भी वैलिड रूप से नहीं आया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 143 के अकॉर्डिंग होता है, 143। देखिए राज्यपाल जो है किसी विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित रख सकता है, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? राज्यपाल, सुन लीजिए, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है, यानी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 200 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, कल वाले क्लास में शाम में टेस्ट का डिस्कशन था, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन तो ग्रुप में गया है ना, वो भी नहीं देखे होंगे सभी लोग। क्या हुआ? ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा गया है, विपिन जी सभी ग्रुप में भेजे हैं, ठीक है। ये जान लीजिए, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी इन्फॉर्मेशन होती है लगभग चला जाता है। और बैच का होमवर्क आप लोग में आपस में बता देते हैं, खास करके गर्ल्स लोग में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गर्ल्स ग्रुप में है उसमें ऑफिस के मेंबर ही हैं सिर्फ एडमिन, ठीक है। और होती क्या है कि सभी लोग बैच तो आते नहीं है जो होमवर्क उनको पता रहेगा, फिर किन्हीं को कॉल करेंगे तो होमवर्क लेंगे। कोई लोग गर्ल्स मैसेज यदि कर देते हैं कि इस बैच का होमवर्क हमें चाहिए, तो आप लोग में से किसी का होता है कि चलो हम भेज देते हैं, कोई लोग नहीं करते हैं ऐसा। कोशिश करिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करें। अगर आज आप एब्सेंट किए हैं, अगर कोई बात नहीं, आप यदि मैसेज कीजिएगा कि होमवर्क हमें चाहिए, तो जो आए हैं वो तो भेज सकते हैं ना, ऐसा नहीं करते। थोड़ा सा कोऑपरेशन की भावना को जगाइए, समझे। बॉयज़ लोग में तो हो ही जाता है, ये लोग मैनेज कर लेते हैं, ठीक। आप लोग में कोई गर्ल्स नहीं रिप्लाई करते हैं जल्दी कि जो हम भेज दें।
ध्यान रखिए, क्योंकि आज आप नहीं एब्सेंट किए, कल को फिर जो दूसरे लोग भी एब्सेंट करेंगे। इसी तरह से तो थोड़ा कॉपरेशन कीजिए कि जो भी होमवर्क को भेज दें। बिना मतलब का यदि कोई ऐसा बात आ जाए तो बहस करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा आगे, किस वर्ष जो है महमूद गजनवी ने जो है गुजरात के शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण 1025 में, ये क्या आक्रमण था? 16वां आक्रमण था, ठीक है। बताइएगा जो है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था, ठीक है, घनानंद था। और जो है घनानंद, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? ये था नहीं सिकंदर महान। सिकंदर किसके शासनकाल में आया था? धनानंद के ही समकालीन था, उसी के शासनकाल में जो है भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है। बाद में आगे चल के जो है मौर्य वंश आगे चल के आता है ना, धनानंद के बाद आता है ना। अगला बताएगा, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और नंद वंश के बाद जो है कौन सा वंश आया है मौर्य में? मौर्य वंश आया है। और ये धनानंद को पराजित कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही पराजित किया गया था। और मौर्य के बाद कौन सा वंश आया है? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन था? उसमें शुंग था। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। वासुदेव। और इसे पराजित करने के बाद जो है कौन सा वंश का स्थापना हुआ है? तो शुंग के बाद कण्व वंश का स्थापना हुआ है। कण्व के बाद कौन सा आया है? सातवाहन वंश आया, ठीक है। पर सबसे पहले मगध पर कौन सा वंश? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार कब स्थापना किए थे? 544 बीसी में किए थे, ठीक है। 544 544, ठीक है, 544 बीसी में किए थे। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया है? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, सही है, शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग के बाद, ठीक है, नंद आया। नंद के बाद तो अभी सब बताए हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग हो जाएगा। और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेट हो जाएगी, मान्यखेट, ठीक है। अगला बताएगा, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हो जाएगा, ठीक है। और महमूद गजनी के दरबार में जो है अलबर्नी, फिरदौसी भी था, ठीक है, उत्बी था, ठीक है, ये सभी इतिहासकार था। और इसमें से शाहनामा के लेखक जो हो जाएंगे फिरदौसी हो जाएंगे। किताबुल यामनी के लेखक उत्बी ध्यान रखिएगा। और किताबुल हिंद के लेखक अलबर्नी, यानी तीनों का एक एक पुस्तक हो गया है, ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा, 13 अगस्त 1932 में जो मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा हुआ था, यानी रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, ये कब किया गया था? 1932 में। डेट गलती दिया है इसमें, 13 अगस्त दिया, वो 16 अगस्त 1932 होगा, 16/8/1932, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को जो है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी। और उसके साथ साथ ही जो है आगे चल के जो गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट जो हुआ है, कब हुआ था? वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बेबेल प्लान कब आया था? 25 जून 1945, 46 नहीं, बेबेल प्लान जो है 25 जून 1945 को आया था, ठीक। अगला बताइए, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किस व्यक्ति का है? तो सचिंद्रनाथ CR दास हो जाएंगे, ठीक है, चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। बताएगा, स्वतंत्रता के पश्चात जो है मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है कब लाया गया था? मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था। अगस्त 1963 में पहला मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बताएगा, अभी तक के संसदीय इतिहास में जो है राज्यपाल को जो है कब हटा दिया गया था, यानी जो सीधा हटाने की बात होती है ना, तो संसदीय इतिहास के काल में जो है राज्यपाल को पहली बार जो है यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है डायरेक्ट हटा दिया गया था। वो कब और किस राज्य के राज्यपाल? केरल गलत हो जाएगा, तमिलनाडु के होगा, तमिलनाडु, और 1980 में, ठीक है, तमिलनाडु 1980 में जो है क्या हुआ? राज्यपाल का नाम नहीं ध्यान में है, आप देख लीजिएगा। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल थे जिन्हें 1980 में हटा दिया गया था। ये संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ है अभी तक। कोई चर्चा ही नहीं है हाँ, राज्यपाल, हाँ, हटाने का कोई चर्चा ही नहीं है। बट ये देखिए, राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति का जो है एक
यानी केंद्र का एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करते हैं, और राज्यपाल का जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति का इच्छा होगा कि राज्यपाल उस राज्य की वो रहे तभी तक वो रह सकते हैं। अगला बताइएगा, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में जो है अपना वक्तव्य दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? मंत्री है तो दे सकता है। क्वेश्चन को पहले समझिए, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है, तो वह अपना लोकसभा में जो है वक्तव्य दे सकता है, ठीक है। ये दोनों जगह मंत्री है तो उस स्थिति में देगा ही ना। और एक बताइएगा, अविश्वास प्रस्ताव जो है किस लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति लाया गया था? एकमात्र जीवी मावलंकर के प्रति ही जो है लोकसभा अध्यक्ष थे, जिनके पर जो है क्या कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला बताइएगा, कोई भी मुख्यमंत्री यदि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में कब मतदान किस स्थिति में नहीं कर सकता है? विधान परिषद का सदस्य। हाँ ठीक है, हाँ जब वो उच्च सदन के सदस्य होंगे उस स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे, यानी कितने मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे, यानी कितने सदस्य? 36 हो जाएंगे, ठीक है, 36 थे। अगला बताइए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी, ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री थी, ठीक है। विश्व के वन्यजीव का कितने प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं? विश्व में जितने भी वन्यजीव हैं का उसका कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 5%, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क था, ठीक है, हाँ हैली नेशनल पार्क था, जो किस नदी से संबंधित है? रामगंगा नदी से संबंधित है। और इसका नया नाम क्या है वर्तमान में? रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया है। हैली नेशनल पार्क से जिम कार्बेट और जिम कार्बेट से रामगंगा नेशनल पार्क। अगला बताएगा, ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल होता है? तो सौर ऊर्जा होता है, पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है।